Yes, sir. Okay, so we are talking about budgeting and education, and here is a brief history of budgeting. Then when it was started, basically. So please start reading. The word budget has been derived from the French word budget, which means a pouch or wallet. It was coined by British exchequer Mr. William Edward Gladstone in 1860. The budget is taken in different ways in different countries. When we speak of the budget of the department, it means expenditure estimates only, while in England the term is used to state only the revenue and taxation part of the financial plan. On the contrary, in USA, the term budgeting is used to describe the entire financial process consisting of preparation of the budget, enchantment by Enactment legislature, of legislation. Enactment of legislation. um, execution, accounting, and audit. In Pakistan, budget is called annual budget statement. So, as we see, we have seen that the budget has different meanings and different concepts in various countries. At the earliest, from its start from 1860. So, the basic purpose of budget is to define our financial needs for a specific period, mostly 1 year. So, in Pakistan, we name it as an annual budget statement, while in other countries, it may be termed as budgeting or budget or similar uh, terms like budgets. So, here's a brief introduction about budgets. G. रीड आउट करेंगे इसको बेटा. Yes, sir. Budget is used as a tool to manage various activities that include providing of information, avoid duplication of activities, and information on expenditures and performance. It also envisages socio-economic changes by the way of progressive taxation, promoting certain economic activities. It is put under security of legislation, and after through debate and discussion, Thorough, approval is thorough accorded. debate and discussion approval is accorded. So basically जो बजट है इसको हम एक एज अ टूल देखते हैं टू मैनेज आवर वेरियस एक्टिविटीज़ जिसमें हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अवॉइड डुप्लीकेशन एक्टिविटीज़ यानी जो भी बजट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए और कोई चीज़ डुप्लीकेट ना हो. अगर एक जगह पे एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है तो कहीं पे ऐसा ना हो कि कहीं सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दोबारा दोबारा शामिल होते जाएँ और वो चीज़ वॉल्यूम बढ़ जाए. एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सपेंडिचर एंड परफॉर्मेंस. तो जो चीज़ हमें किसी सिस्टम को चलाने के लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी हमें एक्सपेंडिचर्स करने हैं उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको करने के लिए वॉट एवर वी आर रिक्वायर्ड तो उसमें डुप्लीकेशन भी ना हो. ठीक है. इट आल्सो एनविसेजेस सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस बाय द वे ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. देखें अब आपकी जैसे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आती है. इस वक्त पाकिस्तान का जो GDP है 0.4% है और ये बहुत बड़ा चेंज है. पाकिस्तान डिक्लाइन पे है यानी सोशो इकोनॉमिकली और सोशली हम कोविड-19 में हैं यानी आपस में हम आपस में डिस्टेंस में हैं, कारोबार हमारे बंद पड़े हैं और अब लॉकडाउन की तरफ मज़ीद हम मूव कर रहे हैं. तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज़ पे आना है आपका आपके पैसे पे आना है बेटा, टैक्सेशन पे आना है. तो अब गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि वो टैक्सेशन में रिलैक्सेशन करें या तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके मुताबिक देखनी पड़ती है गवर्नमेंट को. और किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना उनको प्रमोट किया है विद इन कंट्री. टेक्सटाइल को करना है, एग्रीकल्चर को करना है, टेक्नोलॉजी को करना है या और हायर एजुकेशन करना है, एजुकेशन को करना है या हेल्थ को करना है. किस तरह की एक्टिविटीज़ हमें प्रमोट करनी है तो गवर्नमेंट ये फैसले करती है. इट इज़ पुट अंडर द सिक्योरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर एंड आफ्टर थॉरो डिबेट. अब जाहिर बात है, जो भी आपने फैसले करने हैं फिर आपको पता असम्बली में आती है बातें, वहाँ पे इस पे डिस्कशन होती है, थॉरो डिबेट होती है और उसके बाद फिर वो अप्रूवल के लिए पेश किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर हम इसको देखते रहते हैं टीवी पे भी. ओके. नेक्स्ट इज अबाउट जी. ये कौन बताएगा हमें अबाउट द डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ बजट. कोई और भी वॉलेंटियर है हमारे पास आशा के अलावा. ओके उस्मान आप बता दें. सर
Budget is an operational plan for a definite period, usually a year, expressed in financial terms and based on the expected income and expenditure. Budget is a concrete, precise picture of the total operation of an enterprise in monetary terms. सर ये इसकी definition है budget की ये दो कि ये एक operational जी सर अरे ये टू डेफिनेशंस हैं. yes sir two definitions है नीचे H.M. Donovan की है कि budget एक operational plan होता है एक definite period के लिए ज़्यादातर वो एक year के plan होता है जिसमें फाइनेंशियल टर्म्स और एक्सपेक्टेड इनकम को और एक्सपेंडिचर्स को एक्सप्रेस किया जाता है. राइट. और सर दूसरी है H.M. डोनोवन की के एक कंक्रीट प्रिसाइज जितनी एक्यूरेट हो सके उन एक्सपेंडिचर की जो एक्सपेक्ट राइट. साइज सी पिक्चर बनाकर टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन मॉनेटरी टर्म्स. सर ये क्या बेटा एंटरप्राइज कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और मिलिट्री कहते हैं मालियाती. यानी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मालियाती जो टर्म्स होती हैं उसके मुताबिक उसको उसके सारे टोटल ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई आपकी क्या इनकमिंग है, क्या आउटगोइंग है, ठीक है, क्या रेवेन्यू आना है, कहाँ से आना है, तो ये सारी बातें आप बता रहे होते हैं. ओके. ओके सर. नेक्स्ट इज अबाउट द पर्पसेस ऑफ बजटिंग. जी जी सर. टू कंट्रोल रिसोर्सेज purposes of budgeting to control resources to motivate manager to achieve budget goals, mechanism for translating fiscal objectives into projective monthly spending patterns, enhances fiscal planning and decision making, clearly recognizes controllable and uncontrollable cost area, offers a useful format for communicating fiscal objectives, allows feedback of utilization of budget, and helps to identify problem areas and facilitates effective solution, provides means for measuring and recording financial success with objectives of organization. सर इसमें बजटिंग के पर्पस लिखे हुए हैं कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करना और मैनेजर को बजट गोल्स अचीव करने में मोटिवेट करना. सर ये फिर फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स ये नहीं क्या होता है. ये बेटा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फिजिकल कहते हैं मालियाती. कोई फिजिकल ऑब्जेक्टिव आपके मालियाती ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. आपके फिजिकल ईयर होता है ना, मालियाती साल जिसम कहते हैं, तो फाइनेंशियल जिसम कहते हैं. तो आपके रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है कि भाई आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, फिर उसमें आप उन रिसोर्सेज के प्रोविजन के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो उसको आप उस बजट के थ्रू बेटा मैनेज कर रहे होते हैं. और जाहिर बात है कि भी हाँ, जैसे बजट आता है तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को होता है कि भाई हमें क्या इस साल हमें क्या मिल रहा है. आपको पता है हर साल इन्फ्लेशन होती है, तनख्वाहें बढ़ती होती हैं. यानी ये हमारा डायलेमा है कि हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और ऐसे हम यानी अजीब से एक चक्रव्यूह में पड़ गए हैं कि यानी बाहर की दुनिया में जो रेट इन्फ्लेशन का बहुत माइनर सा होता है, फ्लक्चुएशन बहुत माइनर सी होती है, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत बड़े लेवल पे है, ये तबाहकुन लेवल पे है कि उससे आप लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं कि ये एक बंदा जो बेचारा 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है एक दिन में, 1000 रुपया कमा रहा है हार्डली, यानी वो 20-25-30 हज़ार रुपया कमा रहा है, लेकिन उसका खर्चा जो होता है वो आप उसको डबल ट्रिपल कर देते हैं. तो ये फिर नाकाबिले बयान भी है, नाकाबिले बर्दाश्त भी उसका प्रेशर जो होता है. एक मेडिसिन जो 50 की है वो 150 की हो जाती है, एक फल जो है वो 50 का है वो 250 का हो जाता है. बाहर के मुल्कों में बेटा ऐसा नहीं होता. बाहर के मुल्कों में आप ये देखें इन्फ्लेशन किस तरह से होती है कि 3 साल में किसी चीज़ के पीछे कोई माइनर सा 5% 10% चेंज आता है, 2 साल में 3 साल में 5% 10% इतना चेंज आता है. तो यहाँ पे 3 साल में जो काय पलटी रहती है कि नई गवर्नमेंट आती है, उसमें नए तरीक़ेकार शुरू हो जाते हैं. और आपके जो फिजिकल बेटा ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं मंथली स्पेंडिंग पैटर्न के हवाले से कि भाई आपने किस तरह से पूरे साल के अखराजात और पूरे महीने वाइज आपने बताना है, उसको प्रोजेक्ट करना है. यानी उसको आप पहले से परसीव कर रहे हैं कि जी मंथली हमारे ये अखराजात होंगे तो साल के ये हो जाएंगे. और इन्हांस फिजिकल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और अपनी जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको आप बेहतर करते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर करते हैं थ्रू बजटिंग. क्योंकि आपको एक
पैरामीटर पता होता है कि इसके अंदर रह के ही हमें काम करना है, इससे ज़्यादा जारी बात है कि आउट ऑफ बजट तो नहीं आप पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये के मुताबिक आपने चीज़ें मैनेज करनी है, और इससे ऊपर बेटा आप नहीं जा सकते, यू कांट मूव अदर दैन दैट। ओके, तो क्लियरली रिकॉग्नाइज द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरिया। तो ये जाहिर बात है कि बजट में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से ऐसे कॉस्ट हैं, फिक्स कॉस्ट हैं, और कौन से वेरिएबल कॉस्ट हैं, और उसके अकॉर्डिंगली किनको हम कंट्रोल कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किनको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे सैलरी जाहिर बात है वो अनकंट्रोलेबल है, उसको आपने बढ़ाना है, कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे डेवलपमेंटल बजट होता है उसको बहुत ज़्यादा फूक फूक के गवर्नमेंट देती है, ऐसी कि क्योंकि ज़्यादातर आपका जो नॉन डेवलपमेंट बजट होता है बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर बेटा ये है कि हमारा 80 to 90% बजट नॉन डेवलपमेंटल होता है। सिर्फ 10 to 20% बजट किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी महकमे का वो डेवलपमेंटल होता है, जिसमें हमने नई बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, या उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होता है, उसको फैसिलिटीज़ देनी होती हैं, और उससे हमने नई प्रोक्योरमेंट करनी होती है, नई चीज़ें परचेज़ करनी होती है, उससे 10 से 20% एक्स्ट्रा बजट होता है, जिसको हम डेवलपमेंटल बजट कहते हैं, कि नई चीज़ें जो है ना वो बिल्डिंग्स और उसके जो भी रिफाइनमेंट है, जो भी बेहतरी हो सकती है उसके लिए होता है। और ऑफर द यूजफुल फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेटिंग फिजिकल ऑब्जेक्टिव। तो बजट से में पूरे साल के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें कम्युनिकेट करने में दूसरों के साथ आसानी हो जाती है, और अलाउ फीडबैक फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट। और फिर हम एक फीडबैक जो हमें हासिल होता है कि किस तरह से बजट को यूटिलाइज़ करें, वो भी आसान हो जाता है कि जो हेड्स होते हैं मुख्तलिफ, उसमें फिर लोग आपको फीडबैक देते हैं कि अगर इसको ऐसा ऐसे कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए, तो शायद चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाए। जैसे आजकल आपको पता है कोविड-19 की सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट को सारा बंदा यही अपना ये देता है एक तरह से फीडबैक, कि भी आप अपनी हेल्थ सर्विसेज जो है ना उनको बेहतर करें, क्योंकि वी रिक्वायर मोर वेंटिलेटर्स, वी रिक्वायर मोर बेड्स, वी रिक्वायर मोर हॉस्पिटल्स, देन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एरियाज एंड फैसिलिटीज इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो जिन एरियाज़ को हमने फौरी टैकल करना है, बेहतर करना है, इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को, और फिर उसके मुताबिक उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है उनकी सोल्यूशन की तरफ। प्रोवाइड मीन्स फॉर मेयरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल सक्सेस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें पता चलता है पूरे साल में हमारे ये सेट ऑब्जेक्टिव से फाइनेंशियल, तो किस हद तक वो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। तो दैट इज़ फॉर पर्पसेस ऑफ बजटिंग। और नाउ देयर सर्टेन प्री रिक्विजिट्स ऑफ बजटिंग। इस पे कौन बता रहा है जी? वन बाय वन बताना है इसको। जी जी क्लास। सर मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ कि प्री रिक्विजिट ऑफ बजटिंग, इसकी फर्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कल हम कुछ पढ़ रहे थे, वो जो सिस्टम था अकाउंटेबिलिटी के, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर एक क्लियर लाइन होती है अथॉरिटी की कि एक बंदे के पास कौन सी अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी के साथ साथ उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि जैसे अगर हम देख सकते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर सर आप हमारे हैं जो फाइनेंशियल, तो ये आपकी अथॉरिटी और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है को जो फाइनेंशियल प्लान है आपने उसको हैंडल करना होता है। तो ये होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन देन स्ट्रक्चर ये आता है, मैं बताऊं, जैसे किसी भी स्ट्रक्चर को बेटा लेआउट होता है, या आपकी जो ड्यूटीज़ या आपकी जितनी भी नंबर ऑफ ड्यूटीज़ होती हैं या फंक्शंस होते हैं, उसको आप बेसिकली डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो टॉप लेवल पर इवेंट्स हम कहते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, और बॉटम लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो ये हमें एक हायरार्की नज़र आती है। ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। अगर ये वर्टिकल हो तो ये इसका जो साइज़ होता है वो वर्टिकली बड़ा होता है, और ये हॉरिजॉन्टल हो तो फिर ये वर्टिकली छोटा होता है, हॉरिजॉन्टल फैला हुआ होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो किस किस नीयत की है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो। अच्छा, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें मोस्टली हॉरिजॉन्टल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चलता है, और जो थोड़ी सी स्मॉल नेचर के ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें वर्टिकल चलता है। अब ये होता है कि टॉप लेवल जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर सबसे ऊपर बेटा वीसी है, वीसी के नीचे रजिस्ट्रार है, और फिर उसके बाद आपके मुख्तलिफ पैरेलल बहुत सारे पौधे आ जाते हैं, जिसमें
आपका डायरेक्टर क्यूसी है, डायरेक्टर एकेडमिक्स है, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग प्लानिंग का है, या कोई संस्कृत जो भी डायरेक्टर बनाएंगे हैं दो चार, वो उसमें साथ आ जाते हैं। फिर आपके डीन्स हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ 4 फैकल्टीज़ हैं तो 4 डीन्स हैं। फिर हर डीन के नीचे उसके मुतलका चेयरमैन हैं, उसके जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे सोशल साइंस है, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट्स हैं या 5 है तो 5 चेयरमैन उसके अंदर आएंगे। ऐसे अगर साइंस है 6 या 7 डिपार्टमेंट हैं तो 6-7 चेयरमैन आएंगे। तो इस तरह से हायरार्की में नज़र आती है। तो हायरार्की में हमें ये भी नज़र आता है लाइन ऑफ अथॉरिटी कि कौन सी अथॉरिटी चेयरमैन के पास है, कौन सी अथॉरिटी डीन के पास है, कौन सी अथॉरिटी जो है वो वीसी के पास है, कौन सी अथॉरिटी रजिस्ट्रार के पास है, कौन सी अथॉरिटी ट्रेयर के पास है। और इसी तरह जो जिसके पास अथॉरिटी होती है उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उसने उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना होता है जो जिस तरह को अथॉरिटी दी गई होती है। तो अथॉरिटी का मकसद होता है कि व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन दे कैन टेक, to what extent they are independent to take decision, that is called authority। ठीक है, तो अगर आप लोग अप्लाई करते हैं सॉर्ट ऑफ फीस कंसेशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, तो वो कौन अलाउ करेगा? क्या वो रजिस्ट्रार अलाउ करेगा, क्या वो डायरेक्टर कैड अलाउ करेगा, क्या वो ट्रेजर अलाउ करेगा, कौन अलाउ करेगा? जिसको अथॉरिटी होगी बेटा वही अलाउ करेगा, सारी बात है। और अगर आपको छुट्टियां देनी है फॉर एग्जांपल आप अभी कोविड में, तो ये कौन अलाउ करेगा कि भाई आपको जो है वो यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस आने दिए जाए या ना आने दिए जाए? तो कौन इस चीज़ का फैसला करेगा? इट मीन्स कि देयर वुड बी सम पर्सन हैविंग दिस अथॉरिटी टू डिसाइड दिस। ठीक है, अब ये अलग बात है कि कमेटी बने और उसकी कंसल्टेशन हो और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी अपने अपना डिसीजन दे। तो ये एक अलग चीज़ होती है कि जिसको हम वर्किंग के हवाले से देखते हैं। लेकिन अथॉरिटी हैज़ टू डिसाइड what to do and what not to do and how to do and how not to do। ये अथॉरिटी हमें जो है ना वो बता सकती है और कह सकती है। जैसे आजकल हम लोग 2 बजे तक आ रहे हैं, तो आपको पता है कि इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने ऐलान किया है कि भाई आप जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं दे विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 9 to 2 PM। तो एक तो आप क्योंकि ये डायरेक्शन है गवर्नमेंट की और वी आर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, तो हमें गवर्नमेंट के डायरेक्शन को मानना पड़ता है। अकॉर्डिंगली फिर हम लोग भी उसको उसी तरह का फैसला करते हैं जो गवर्नमेंट प्रायर डिसीजन ले चुकी होती है, फिर यूनानिमसली हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, अब लेकिन वो डिसीजन हमारी यूनिवर्सिटी कौन लेगा? वो अथॉरिटी देखी जाएगी। भाई वो चेयरमैन तो नहीं ले सकता, डीन तो नहीं ले सकता, तो उसका डिसीजन बेटा लेना होता है वीसी साहब ने, और वीसी वो डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट करेगा और अपन फर्दर नोटिफिकेशन लाइक जैसे वफाक का नोटिफिकेशन आता है, फिर एक नया नोटिफिकेशन डिपेंडेंट और ऑटोनमस बॉडी की हैसियत से वो निकालेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी एक्चुअल नीड क्या है। और सेकंड इज़ द क्या कहते हैं नॉन मिलिट्री स्टैटिस्टिकल डाटा। तो such a number of admissions, average length of stay, percentage of occupancy and number of patients days used for planning and budgeting process। तो आपके पास बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जिसका ताल्लुक बेटा नॉन मिलिट्री होता है, जिसमें मालियात तो यूज़ नहीं होती, बट स्टिल वी रिक्वायर्ड दिस डाटा। ठीक है कि आप जो है ना वो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, किसने किसने कितना स्टे करना है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी कितने परसेंट जो है ना वो चीज़ें ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, नंबर ऑफ पेशेंट डेज यूज फॉर प्लानिंग, ये सारी चीज़ें। और ये एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं हॉस्पिटल के हवाले से, कितने पेशेंट्स आते हैं एडमिट होते हैं, और ऐसे आप स्टूडेंट की बात कर लें कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं और कितना वो स्टे करते हैं, कितना टाइम कितने सेमेस्टर वो स्टे करते हैं, उसमें कितने हॉस्टल में स्टे करते हैं। ये सारी कुछ नॉन आपके पास मॉनेटरी वैल्यूज़ भी आती हैं। और देन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स designed to be consistent with the organization plans, revenues and expenses are reported by the responsibilities areas। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा आपकी जो रेवेन्यू है, इनकम है, उसकी बात करते हैं और एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। thus providing historical data are valuable for planning and providing budgetary control for evaluating performance can be completed to compared to plans। So basically मकसद चार्ट्स ऑफ अकाउंट का ये होता है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें between the income and expenditure, और you show where is profit और where is loss। पर फर्दर ये है कि भाई आप पिछले सालों से वो डाटा, चूँकि सारी बातें मौजूदा साल में तो हमें गुजारना होता है, तो प्रीवियस ईयर्स का डाटा हमें गाइड कर रहा होता है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट है वो कैसा होगा और उसमें किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं और क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है जी मैनेजरियल सपोर्ट। इसको रीड आउट करें, कौन करेगा? जी सर। मैनेजरियल स्पोर्ट्स essential for budgetary program
budgeting is done at the departmental level. It must be valued by top administration. डिपार्टमेंटल लेवल पे बजटिंग होती है। एक डिपार्टमेंट की अपनी जो जरूरत होती है और एक तो इसको फॉलो जो डिपार्टमेंट लेवल होता है वो अपना अपनी रिपोर्ट बना के देता है। तो जो फ्रॉम टॉप एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को वैल्यू दे या उसको देनी चाहिए। मैनेजर मस्ट बी विलिंग टू डिवोट देयर टाइम एंड एनर्जी टू द प्रोसेस। तो जो मैनेजर होता है डिपार्टमेंटल लेवल उसको होना चाहिए to devote their time and energy to the budgeting process. Then formal budgeting process procedure जी यहाँ पे चलिए should be available in यहाँ budget पे रुकिए। manual. So, जी पहला पॉइंट हमने 4 डिस्कस किया मैनेजरियल सपोर्ट। इसमें बेटा ये होता है कि जो आपके हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं मुख्य लेवल के, वो हमें फीडबैक देते हैं कि भाई उनकी एक्चुअल बजट डिमांड क्या है। तो वो बताते हैं कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, वो उसमें डिमांड हमारी ये हो गई है। मतलब देखें जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, हर हेड चेंज हो जाता है। यानी आपका पहले जो एक चीज़ 100 रुपये मीट हो रही होती है, जब उसमें इन्फ्लेशन होती है 20%, 30%, 15%, तो वही चीज़ बेटा 120-30 की आपकी अब अफोर्ड अफोर्ड हो रही होती है। तो इसलिए फिर लावाला आपको अपने जो हेड्स हैं उन्हें चेंज करना पड़ता है एक्सपेंडिचर्स के। और अगर बिजली महंगी होती है तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, अगर आपकी गैस महंगी होती है तो गैस का बिल ज़्यादा आएगा, अगर आपने ज़रूरतें रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें महंगी कर दी हैं तो वो उसका जो भी आपका पहले बिल था उससे ज़्यादा होगा। तो इसलिए बस हमारे डिपार्टमेंट में चेयरमैन लेवल पे ये डिमांड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि चेयरमैन मैनेजर होता है हमारे बेसिकली डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसने आगे प्रोवाइड करना होता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है रिपोर्ट कैसे लेता है, खुद बनाता है, किसी फैकल्टी मेम्बर को कहता है। मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट पर। ऐसे 36 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 36 डिपार्टमेंट को जो हेड्स हैं वो रिपोर्ट ट्रेयर ऑफिस प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से वो उन्हें पता चलता है कि हमारी एक्चुअली चेंज या डिमांड क्या आ रही है और उसमें क्या रिक्वायर्ड है इस साल के लिए, तो उसके मुताबिक फिर फैसले किए जाते हैं। जी नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए फॉर्मल बजटिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर। जी उस्मान। process और procedure should be available in budgeting manual। जो बजट मैनुअल तैयार किया जाता है ईयरली, उसमें formal budgeting process and procedure must be available in which objectives are clarified। objective clarify कर दिए जाते हैं कि हमने इस साल में अपनी ये प्रोडक्शन करनी है और ये रेनोवेशन करनी है। एंड क्लैरिफाइड एंड इंस्ट्रक्शन फॉर बजट डेवलपमेंट आर डिस्कस्ड। जो बजट डेवलपमेंट है कि ईयरली उसमें कितनी टैक्सेशन होगी और जो रेवेन्यू आएंगे उसको डिस्कस कर लिया जाता है। कैलेंडर ऑफ बजटिंग एक्टिविटीज विद द शेड्यूल फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड। जो कैलेंडर ऑफ बजटिंग एक्टिविटीज है कि ईच स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं उनके लिए कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज तैयार कर लिया जाता है। थैंक यू। असल में बेटा होता ये है कि बजट आपको एक हो गया विजन इस टाइम यूज करें। जी सर। असल में बेटा आपको बजट बेसिकली फिनेंशियल प्लान है ना आपका ईयर का, एक इसको हम रिटर्न फाइनेंशियल प्लान कहते हैं। उसकी रीज़न बेटा ये होती है कि व्हाट आई एम पोजेसिंग इन माइंड। तो मैं हेड हूँ या जो भी मैं बजट बना रहा हूँ, तो मैंने वो सारे फैसले जो लिए हैं उसको मैं फिर ब्लू प्रिंट के तौर पे इन राइटिंग उन सबको डिसाइड करूँगा। क्योंकि देखिए किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती। कोई बंदा आज बिल्कुल सही सलामत नज़र आ रहा है, कल पता नहीं है कि नहीं है। तो चाहे कोई भी पर्सन है, चाहे वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वीसी है, चाहे वो डीन है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो कोई भी है वट। तो अगर हम उसको बेहतर यही होता है कि उसको आप बेटा राइटिंग में ले आएँ और उसकी जो भी तरतीब है, जो भी आप काम जिस वक्त आपने सपोज किया है, डिसाइड किया आपस में मिलके, उसको आप राइटिंग में ले आएँ। कम से कम सबको पता होता है कि हमने कब कौन सा काम शुरू करना है, कौन सा काम कब होगा। तो उससे फिर हमें उन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में भी आसानी होती है। प्लस ये होता है कि भाई हमें यकीन होता है कि ये काम सब लोग इसी वक्त में कर रहे होते हैं। और कल को अगर वो बंदा नहीं भी रहता जिसने ये सारे डिसीजंस लिए हैं, तो कम से कम बाकी सबके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि डिसीजन इस साल के क्या हैं। तो बेहतर है कि भाई हम इस चीज़ को प्राइवेट लेवल पे भी और पब्लिक लेवल पे भी ये पैटर्न ऐसे होने चाहिए कि हम फॉर्मल बजटिंग प्रोसेस और प्रोसीजर को इन राइटिंग लेके आएँ और बताएं कि हमने ये डिसीजन लिए हैं और कैसे लिए हैं और कब कब इन चीज़ों को हमने अचीव करना है और किस तरह से करना है। इन सबको हम राइटिंग में लेके आएँ। दैट विल बी फॉर सेफ एंड फॉर बेटर। ओके।
Here are certain characteristics of budgeting, including budget should be flexible. अब जारी बात है कि कोई हरफ आखिर नहीं होता है कि एस्टिमेशन होती हैं। बजट कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, इन द सेंस कि ये कोई ऐसा डिवाइन डिसीजन नहीं है कि जो चेंज नहीं हो सकता। ह्यूमन मेड है और उसमें एस्टिमेशन होती है, तो वो एस्टिमेट्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अभी रिसेंटली जो हमारा यूनिवर्सिटी का बजट था, एचईसी ने उसको ऑडिट किया पिछले 2-3 माह पहले। तो एचईसी की टीम, जो ऑडिट टीम थी, उसने एक नोट पुट अप किया, उसमें उन्होंने लिखा दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ अबाउट 3 अरब रुपीज़ इन द अकाउंट दैट आर टोटली फ्री, दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड। तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी में उस सिलसिले में अभी सारे वो रोड्स भी पक्के हो रहे हैं जो पहले से पक्के हैं, और वो रोड की मरम्मत हो रही है जो पहले से प्रिपेयर्ड हैं, अभी वो टूटे नहीं हैं। तो बाहर वो पैसे जो थे यूनिवर्सिटी के पास, उन्होंने सारे रोडों पर लगाने शुरू कर दिए हैं, तो रोड्स को बेहतर किए जा रहे हैं। एनी हाउ, तो कहने का मकसद ये है कि बजट फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आप कमी बेशी कर सकते हैं। यानी आप ये सपोज नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश की जाती है कि हमेशा बजट को ज़रूरत की देखते हुए थोड़ा ज़्यादा रखा जाए। ये नहीं है कि बिल्कुल सेम सेम किया जाए या उससे भी टाइट कर दिया जाए। थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है ताकि जो लोग बजट यूज़ कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा आसानी हो उस बजट के मुताबिक काम करने में। और जैसे मैं पहले भी कहा कि बजटिंग एक प्रोसेस होता है एस्टिमेशन लगाने का, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो चीज़ों को, डिसीजंस को चेंज करते हैं। शुड बी सिंथेसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इसमें ज़ाहिर बात है कि भी हमारी फ्यूचर नीड्स को भी मीट करना होता है, प्रेजेंट नीड्स को भी मीट करना होता है, और पास हमें गाइड कर रहा होता है कि पास हमारी क्या नीड्स है, किस तरह मीट हुई, प्रेजेंट कैसे हो सकती हैं, और फ्यूचर की क्या मज़ीद चेंजेस आ रही हैं, हमें प्रोडिक्शंस इसमें होती हैं। वो सारी चीज़ें हमें सिंथेसाइज करनी होती हैं, यानी इकट्ठी मिला के चलना होता है। शुड बी प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड कॉपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट हेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि इसमें मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व, मुख्तलिफ लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में आपकी जो हेड्स चेयरमैन होते हैं, डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, वो बजट प्रपोज करते हैं। ऐसे स्कूल लेवल बेटा जो हेड्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल हेड्स होते हैं, एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल हेड्स होते हैं, वो लोग फिर बजट प्रिपरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर वो बजट की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो डिप्टी डी के पास, एयूज़ के पास जाती हैं। वहाँ से फिर वो जो आपका अकाउंट ऑफिस है वहाँ पे जाती हैं वो डिमांड सारी, और उसके मुताबिक फिर सारे डिसीजंस होते हैं। शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड ले डाउन इन द स्पेसिफिक न्यूमेरिकल टर्म्स। मोस्टली बेटा जो बजट होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में चीज़ें रिक्वायर की जाती हैं और उसको हम लोग फिल करते हैं। और उसमें हम जो जो हमारी ज़रूरियात होती है उसके फॉर्मेट होता है, हेड्स होते हैं, अकाउंट्स हेड्स होते हैं कि इतनी हमें स्टेशनरी चाहिए, इतनी हमें प्रिंटिंग के लिए चाहिए पैसे, इतनी चीज़ें हमें पैटी कैश के तौर पे चाहिए, इतनी चीज़ें फलां चीज़ के लिए चाहिए। मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं जिसमें हम पैसों को डिमांड करते हैं, और फिर हमारी जो सैलरीज़ हैं उसके हवाले से हम डिमांड करते हैं। इसके अलावा जो फर्दर हमें ज़रूरियात होती है, जैसे हमें ईवीएट्स चाहिए होती हैं या फिर लैबॉरेटरी बनानी है या कंस्ट्रक्शन करनी है, वो भी हम अपने इसके अंदर लिख सकते हैं। शुड हैव सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इट्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो बजटिंग में जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, फैसले बेटा उन्होंने लेने होते हैं, ज़्यादा उनकी सपोर्ट और हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि वो अगर चीज़ों को परसीव कर सही तरीके से कर पाते हैं और सही तरीके से गाइड करते हैं, फिर एक अच्छा बजट जो होता है वो सामने आता है। देन वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग। इस बारे में थोड़ा सा आप लोग मुझे गाइड करें, जी क्लास। Sir, needed for planning future course of action and control over all activity in organization के जो future course of action है उसके लिए planning की जरूरत होती है ये जो और फ्यूचर control over all एक्टिविटी, मतलब activities in the organization। फ्यूचर के अंदर जो भी आपकी आपने काम करना है, ज़रूरियात हैं, उसके बारे में हम फ्यूचर कोर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। जी सर। और कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑल एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है बजटिंग का। आप देन द अदर आप ये आप ये फैसिलिटेट देखिए कोऑर्डिनेशन आप ये देखिए कि ऑपरेटिंग ऑफ आप वेरियस कोई भी डिफरेंट सेक्टर्स। आपकी कोई भी एक्टिविटी विदाउट बजट नहीं होती। आपने हर काम के लिए, हर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी के लिए आपको बेटा पैसे रिक्वायर होते हैं, तो इसलिए बजट हर चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहा होता है या कंट्रोल कर रहा होता है जी। इफ facilities
facilitates coordinating operations of various department and sector, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटा बड़ा होता है, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई मार्केटिंग कर रहा होता है, कोई अकाउंट्स देख रहा होता है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, तो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल और कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सबको जो जो भी उनके ऑपरेशंस हैं उनको फैसिलिटेट करता है बजट को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए। जब डेवलपमेंट करनी है तो आपने डेवलपमेंटल प्लान्स बनाने हैं, उसमें आपने कोऑर्डिनेट करना है, अपनी नई बिल्डिंग्स बनानी है। ये सारी चीज़ें फिर आप थ्रू कोऑपरेशन और थ्रू डेवलपमेंट ही चलते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। हेल्प टू वे द वैल्यू एंड मेक डिसीजन व्हेन नेसेसरी। तो आप चीज़ों को जिस तरह से आप प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, परचेजिंग की बात करते हैं, तो आप उनको वेट करते रहते हैं कि इनकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिसीजन मेकिंग करते हैं। जो नेसेसरी डिसीजन हैं वो लाजमी लेते हैं। तो next is about the principles of budgeting, and now the time is going to end, तो हम इस पे बात करते हैं। अभी दोबारा जब हम ज्वाइन करते हैं, आपका बेटा क्वेश्चन कोई लास्ट कुछ सेकंड्स हैं, एनी क्वेश्चन प्लीज।